हेलो। हाय फ्रेंड, ये मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। एसएससी, रेलवे, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जीटी, क्लरिकल, ऑल स्टेट लेवल पुलिस एग्जाम एंड स्टेट लेवल मैनी अदर एग्जाम्स लाइक हाई कोर्ट एग्जाम, क्लरिकल असिस्टेंट, मैनी टाइप्स ऑफ एग्जाम। सारे एग्जामों में जीके का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो मैं ये अपना चैनल बनाया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा। तो फर्स्ट मैं अभी जीके से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद फिर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करेंट अफेयर, सेट प्रैक्टिस, सारी चीज़ें एक एक कर लाऊंगा यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो जीके के लिए ऑब्जेक्टिव जीके, वन लाइनर जीके, सेट प्रैक्टिस, सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए जो सबसे बेसिक होता है, जीके का बेस होता है, वो लूसेंट होता है। मेरी नज़र से मैं भी बहुत दिन तक जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन किया, तैयारी किया, तो सबसे पहले लूसेंट ही पढ़ा था और उसके पढ़ने के बाद ऑनलाइनर जी, वन लाइनर जीके और बहुत सेल्फ प्रैक्टिस, फिर ऑब्जेक्टिव जीके, अदर अदर पब्लिकेशन का, और बहुत सारे जीके को पढ़ा। लेकिन वो सारे जीके काम आते हैं यदि आपका कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए, वरना आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आपको नहीं लगेगा। आपको मन में ये एक होना चाहिए कि हमारे पास जीके, हम हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में या पॉलिटी के बारे में हमारे पास कुछ बेस है, हम कुछ जानते हैं, एक बेसिक आधार होना चाहिए। उसके बाद आप सीट प्रैक्टिस या कोई भी चीज़ करेंगे, उससे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपका अच्छा विकास होगा। तो जीके का बेस के लिए मेरी समझ से ल्यूसेंट बहुत आवश्यक है। तो मैं ल्यूसेंट को पहले, डिस्क्रिप्टिव ल्यूसेंट जो है उसको मैं पहले एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी से शुरुआत करूँगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव का बेसिक होता है, बेस बताने के लिए, जानने के लिए लूसेंट का डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़रूरी है। तो बातों को आगे ना बढ़ाते हुए आते हैं पॉइंट पर, और मैं अपना जीके का शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों का प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह से कारवां, और सारी चीज़ अच्छे से मिलने शुरू होंगे, मटेरियल और एवरीथिंग। लेकिन पहले शुरुआत है आज। तो भारतीय संविधान का जो डिस्क्रिप्टिव जीके है वो अब शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, संवैधानिक विकास, विकास का एक संक्षिप्त इतिहास बताने जा रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ल्यूसेंट है, मैंने ल्यूसेंट को फॉलो किया जा रहा है। 1757 यानी 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनी और धीरे धीरे भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो उस भारतीय संवैधानिक विकास का एक एक फैक्ट वाइज हम लोग पढ़ते जाते हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहला जो इस कड़ी में जो सबसे पहला आता है वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का संवैधानिक में बहुत महत्व है, क्योंकि ये पहला एक्ट था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया पहला एक्ट। धीरे धीरे यहाँ से वो अपना संविधान, अपना कानून लाने लगा, तो वहाँ से उसका धीरे धीरे विकास हुआ, इसलिए उसका बहुत महत्वपूर्ण है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का। और कई सारे एग्जामों में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करती थी, यहाँ से संसदीय नियंत्रण शुरुआत हुआ। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनों की नींव रखी गई। तो इसका क्या क्या विशेषता है, पहले इसकी विशेषता को जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मुंबई व मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार
स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। ये सब फैक्टों को ध्यान से सुन के याद रखना है। यहाँ से वन लाइनर से बीच बीच से क्वेश्चन उठा के एग्जाम में डाल दिया जाता है, और जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो पता नहीं चलता ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे, और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग आते थे और वो लोग क्या करते थे, कंपनी का काम तो करते ही थे, उसके साथ साथ अपना निजी काम भी करते थे। जैसे स्कूल में कुछ टीचर होते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बहाल किए गए वो टीचर, तो वो तो अपने स्कूल के टाइम में उनका टाइमिंग लिमिट रहता है, उसमें तो वो शिक्षण कार्य करते हैं। इसके अलावा सुबह में या शाम को वो खुद से अपना भी पढ़ाते हैं ट्यूशन, ताकि अधिक से अधिक पैसा अर्जित किया जाए, और उनका लोगों के द्वारा गिफ्ट भी दिया जाता है, कुछ बुलाया जाता है, लगाव हो जाता है टीचर से, तो कभी कुछ घर में हुआ तो बुलाया गया, कुछ लोग कुछ टीचर को सम्मानित किया यदि वहाँ से उनको उसको बेनिफिट हुआ, लगा कि हाँ अच्छा है। तो वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यहाँ आते थे, रहते थे, काम करते थे, तो जो उनका लिमिट काम था वो करते थे। इसके अलावा वो सेल्फ भी अपना करते थे। तो इस एक्ट के द्वारा वो चीज़ खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। पहले केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ये सारा जानकारी वहाँ के प्रशासन को नहीं होता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से शिकंजा कसना शुरू किया कंपनी पर, और धीरे धीरे कंपनी को अपने अधीन किया, और उसके बाद कंपनी के अधीन इंडिया थी तो उसके अधीन पूरा इंडिया आ गया। और फिर तो आप जो जानते हैं और नहीं जानते हैं, यहाँ क्रमिक वाइज सब कुछ बताया जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दूसरा एक्ट होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को, तो जब भी कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो फिर उसका अमेंडमेंट भी होता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसका सुधार किया जाता है। तो वैसे ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने सुना, उसमें भी कुछ कमी उनको नज़र आया। तो उस कमी को सुधार करने के लिए, उसका अमेंडमेंट करने के लिए एक दूसरा एक्ट आया 1781 यानी 1781 में। उस एक्ट का नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो कलकत्ता की सरकार था, उसी को संपूर्ण बंगाल, पहले केवल कलकत्ता पर अधिकार था, उसको संपूर्ण बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। फिर इसके बाद जो एक्ट आता है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, रेलवे के एग्जाम, एसएससी का एग्जाम या कई सारे डिफेंस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कंपनी के दोहरे प्रशासन का किस एक्ट के तहत किया गया। तो वहाँ पर आप लोगों को बताना है, आंसर टिक करना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए, यानी कि दोहरे प्रशासन यानी कि 2 टाइप का प्रशासन। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, जो व्यापार करते थे, ब्रिटिश का मेनली जो इंडिया पर शासन हुआ वो तो व्यापार ही उनका मेन उद्देश्य था, अधिक से अधिक पैसा कमाना, यहाँ से सस्ता में सामान ले जाके वहाँ महंगा बेचना, यानी व्यापार करना। वो लोग व्यापारी थे मेनली। तो एक था व्यापारिक मामलों के लिए, और दूसरा था व्यापार करने से फिर यदि उनका आधिपत्य हो जाता, सारा व्यापार में उनका अधिकार रहेगा, अधिक से अधिक इनकम होगा, इसलिए धीरे धीरे भारत के प्रशासनों पर भी उनका
अधिकार करना जरूरी हो गया, जो उन्होंने किया अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अधिकतम प्रॉफिट कमाने के लिए। तो दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भारत के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित किया और सारा नियंत्रण उसके हाथ में चला गया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको दोहरे प्रशासन का इसी से प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद जो संवैधानिक विकास के क्रम में जो अगला एक्ट आता है वो है 1793 का चार्टर अधिनियम, यानी 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया। जब भारत के प्रशासन पर भी उसका नियंत्रण हो गया तो उसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक पैसा कमाना। अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए भारत के प्रशासन पर भी नियंत्रण किया वो। उसके बाद जो उसके स्टाफ काम करते थे, पहले वो उसका सैलरी देता था, वेतन देता था। अभी भी वैसा ही होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, उसका जो होता है वहाँ से उसको सैलरी दिया जाता है। तो वैसे ही उसको अपना व्यापारिक से न देकर अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए वो भारत के जो राजस्व था उससे कंपनी के स्टाफ को वो वेतन देने का शुरू किया 1793 का चार्टर अधिनियम से। ये भी क्वेश्चन बनता है बार बार कि किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा। ये कब से शुरुआत हुआ और किस अधिनियम के तहत हुआ, तो वहाँ पर आपको आंसर में बताना है। 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत के राजस्व से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ थे उनको सैलरी दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा। इसके बाद संवैधानिक इतिहास के क्रम में जो अगला अधिनियम आता है वो आता है 1893 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम का विशेषता क्या था, रेगुलर नहीं किया गया, मतलब जो भी अभी अधिनियम बनते जा रहा था कोई फिक्स नहीं था कि हाँ यहाँ से हो गया अभी हो गया। बार बार अधिनियम बना के और उस पर अभी सुधार ही चल रहा था, अभी पूर्णतः उसका कुछ बना नहीं था, अपना वर्चस्व ला रहा था, एक एक करके नया नया कानून लाते जाता था। इसलिए बहुत सारा एक्ट आया कि हाँ ये धीरे धीरे नियंत्रण किया, एकाएक कहीं नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो वैसे ही धीरे धीरे नियंत्रण करते गए। तो 1793 का चार्टर अधिनियम के बाद जो अधिनियम आया वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम का जो मुख्य विशेषता था वो ये था कि कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो अधिकार पत्र था व्यापार करने के लिए कि भारत पर वो व्यापार करेगा, उसके अधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। जैसे कि मैंने बताया एकाएक किसी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे ही धीरे धीरे चला। और दूसरा विशेषता था कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त था। इससे पहले तक ये था कि ब्रिटिश के जो भी लोग हैं वो आएंगे और वो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस कंपनी में वो रहेंगे, उसका स्टाफ के रूप में काम करेंगे। केवल भारत में व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत उसका ये अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश से आए हुए दूसरे लोग भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित नहीं हैं लेकिन ब्रिटेन का है, वो भी यहाँ आके अपना सेपरेट अलग अलग व्यापार कर सकते हैं। वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और अधिक से अधिक धनों का भारत से दोहन करके ब्रिटिश ले जाने के लिए वो ऐसे ऐसे रूल लाए। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक धन दौलत को यहाँ से लूट के अपने देश में ले जाना। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में उसको 20 वर्षों के लिए एकाधिकार ही प्राप्त रहा, क्योंकि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था इसलिए। और इसके बाद क्या हुआ, जब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तब तो यही होगा, कुछ कुछ सीमा के तहत क्या किया गया, सभी
ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में आना, व्यापार करना छूट था, फ्री था, कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। चौथा था 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। ईसाई जैसे कि ब्रिटेन में जानते हैं क्रिश्चियनों का संख्या अधिक है, लेकिन इंडिया में क्रिश्चियन कम थे। तो पहले जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करने वाले जो रहते हैं पंडित जी, वैसे ही क्रिश्चियन के जो रहते हैं उनको पादरी कहा जाता है। तो वो उन पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो अधिक पूरा नियंत्रण चाहता था, सभी लोगों के लिए चाहता था, उसको अपना बेनिफिट के लिए, इसलिए उसने इसमें 1813 का चार्टर अधिनियम में एक चीज़ वो उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो ईसाई पादरी हैं वो भी आज्ञा लेके आ सकते हैं। आज्ञा देना भी उसके अधीन था, इसलिए ये केवल नाम का आज्ञा सब जोड़ा गया, ताकि धीरे धीरे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि धीरे धीरे उनका एक ही उद्देश्य था, धीरे धीरे नियंत्रण किया जाए ताकि लोग भी बेकाबू ना हो। तो इसलिए उन्होंने ये शब्द वहाँ पर जोड़ दिया कि अनुमति, कुछ सीमाओं के अधीन अनुमति लेके ब्रिटिश पादरियों, ईसाई पादरियों को यहाँ पर आने की अनुमति दी जाए। 1833 का चार्टर अधिनियम इस कड़ी का अगला अधिनियम है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो है वो एक एक करके यहाँ पर बताया जाएगा, आप लोग ध्यान से सुने। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत पर नियंत्रण किया, जो कि तरीका भी सही था। कहीं भी किसी भी चीज़ पर आप डायरेक्ट काबू नहीं पा सकते। आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो तुरंत आएंगे और चाहेंगे कि हमारा जॉब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन रुकना भी नहीं चाहिए कि हाँ होगा होगा नहीं। आप रेगुलर तैयारी करेंगे, धीरे 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 आपको लगेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि नहीं हम भी कुछ जानते हैं। जैसे हम बताए पहले कि पहले जीके एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और मैं चैनल आज से अपना शुरू कर रहा हूँ, तो सोचा कि जीके से ही शुरू करूँ, और उसका लुसेंट बेस होता है, तो लुसेंट से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। तो क्या किया गया 1813 का चार्टर अधिनियम में, उन्होंने क्या किया था, 20 साल के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया था, लेकिन उन 20 सालों में उनका नियंत्रण और काफ़ी मजबूत पकड़ भारतीय प्रशासन पर बनता गया, और उसको यही अनुकूल समय लगा कि अब सारा नियंत्रण अपने हाथ में लिया जाए। तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। पहले जिस कंपनी में ब्रिटिश सरकार से लोग आते थे, वहाँ के लोग आते थे, काम करते थे, अब वो उल्टा हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के अधीन कंपनी काम करेगी और सारा लेखा जोखा वो ब्रिटिश सरकार को देगी। पहले सारा लेखा जोखा उसके अंदर रहता था, क्योंकि सारा हेड वो था, जो कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, क्या चल रहा है, वो सारा मालिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन उसका अधिकार समाप्त करके पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार, उड़ीसा का नियंत्रण दिया गया, लेकिन उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। बम्बई तथा मद्रास के जो परिषद था उसके पास जो कानून बनाने की शक्ति थी उसको भी वापस ले लिया गया। इसका एकमात्र यही उद्देश्य था, सारा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आए। तो जो भी था दूसरों लोगों के पास, वो सारा नियंत्रण वो धीरे धीरे हटाना शुरू किया। विधायक विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया। गवर्नर जनरल के साथ जो कानूनी सलाह होता है, विधिक परामर्श होता है, इसके लिए एक सदस्य को उन्होंने बनाया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, और उसको वो शामिल किया ताकि उसको किसी भी चीज़ में कानून बनाने में सहूलियत हो।
भारत में ब्रिटिश सरकार शासन किया, बहुत यहाँ पर हानि पहुँचाया। उसके साथ उन्होंने कुछ कुछ अच्छे काम भी किए, जो ये सारे चीज़ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उनका कुछ अच्छा काम था। इन्हीं अच्छे कामों में से पहला काम मैं आपको बताता हूँ, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत उन्होंने किया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। पहले दास प्रथा था भारत में। गरीब लोगों को दास बना के घर में रखा जाता था, नौकर बना के रखा जाता था। उस प्रथा को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये एक अच्छा था, भारतीयों के लिए ये अच्छा काम था, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का बंद किया गया। ये भी अच्छा कार्य माना जाएगा। और अच्छा कार्य था ये कि कंपनी में जो काम करेगा उसमें किसी भी तरह का, जो भी कोई पद धारण करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए कि वो किस धर्म का है, किस धर्म का नहीं है, वो कहाँ का है, किस वंश का है, किस रंग का है, इस आधार पर उसको अयोग्य न ठहराया जाए। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। पहले छोटे छोटे रियासतों में को कब्जा करना शुरू किया, जैसे पढ़े थे पहले केवल बंगाल का था, फिर धीरे धीरे उन्होंने बिहार, उड़ीसा सबका करने लगा। तो वैसे ही इसमें क्या किया, 1837 अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का गवर्नर जनरल की जो परिषद था और राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार उन्हीं को दे दिया गया। आप संपूर्ण देश के लिए, मतलब पूरा भारत के लिए वहाँ से ही बजट तैयार किया जाएगा। उसी का बजट तैयार करने के लिए अधिकार दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति भी की गई। भारत का जो कानून था उसको वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण जरूरी भी होता है। बांटना, क्लासिफिकेशन, एक में सारे कानून को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कानून बहुत तरह के होते हैं। 1834 के लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने विधि आयोग का नियुक्ति किया था, जो 1834 में, उसमें गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। ये भी पूछा जाता है, ऐसा ही हर लाइनिंग से क्वेश्चन रहता है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन बनेगा प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, आपको आंसर टिक करना है 1834 यानी 1834 में। उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। ये किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अगला क्रम आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, देखिए, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पहले ऐसा था कि जो काम कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सेवाओं का अधिकार यानी नामजदगी का अधिकार सेवाओं में, यानी कि वो पहले काम कर रहे थे उसके पिताजी, तो फिर उसका बेटा काम करेगा और वैसे ही क्रमिक आता जाएगा, जो कि पहले भी था नौकरी में, अभी भी कुछ कुछ में है कि नौकरी उसके पिताजी कर रहे हैं तो वो डेथ कर गए तो फिर उसके बेटा को जॉब मिलेगा। यही इसी को कहते हैं सेवा में नामजदगी का अधिकार। इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, जो जब तक काम कर रहे हैं उनके जाने के बाद प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा कर्मचारियों का, स्टाफों का नियुक्ति किया जाएगा। इसको भी अच्छा कदम माना जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दोनों विधायी कार्यों को अलग और प्रशासनिक कार्यों को अलग, यानी कानून बनाने के लिए अलग और प्रशासन चलाने के लिए अलग, जो कि जरूरी भी है, अभी भी है। कानून चलाने के लिए अलग है, प्रशासन चलाने के लिए अलग है, अभी भी है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अभी भी है भारत संविधान में मौजूद, जिसके बारे में धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे।
तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। और ये विधान पार्षद अभी भी कुछ स्टेटों में विधान पार्षद होता है। कहाँ होता है, किस स्टेट में अभी भी विधान परिषद है और कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर था वो ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बहुत लंबा ना कर रहा हूँ, धीरे धीरे फिर अगला वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दें। आपके सुझाव पर ज़रूर अमल किया जाएगा और हम भी सीखेंगे। हमको कुछ आइडिया नहीं है, पहला बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोगों से बहुत आशा है कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे। जो कमी रह गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आगे वीडियो बनाते जाऊंगा, धीरे धीरे वो कमी को दूर करते जाऊंगा। ये चैनल बनाने का उद्देश्य मेरा है केवल जो गांव के दूर दराज के लोग हैं, जो कोचिंग में नहीं पढ़ सकते या पढ़ते भी हैं तो घर में पढ़ने के लिए वहाँ समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के लिए है ये बनाने का उद्देश्य। पैसा कमाना नहीं है ये बनाने का उद्देश्य है लोगों को पढ़ाई में मदद करने के लिए, और हमें भी मज़ा आएगा इसमें। धीरे धीरे क्या होता है, आप लोगों का कैसा सहयोग रहता है देखते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें इसमें। धन्यवाद।